हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पहले अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। मैं जय चौधरी आपकी रीट की मैराथन क्लास में एक बार फिर से आपके सामने। तो पिछली क्लास में हमने जो बेसिक ज्योग्राफी थी, जो आपके लिए समझने के लिहाज से इम्पोर्टेंट थी, वो हमने समझ ली थी। आपने वो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो जाके वो ज़रूर देखना है, एक क्लास पहले से अवेलेबल है। आज की जो क्लास होगी इसमें हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये भारत का मैप है, आप सबको पता है। ये नॉर्थ टू साउथ विस्तार है भारत का, ठीक है, इधर ईस्ट से वेस्ट। बात करें कि विस्तार किस तरफ ज़्यादा है, तो नॉर्थ से साउथ भारत ज्योग्राफिक रूप से ज़्यादा फैला हुआ है, जो कि है 3214 किलोमीटर। ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसमें आपको ध्यान रखने जो योग्य बातें हैं, ये यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। फिर इसके अलावा जो समुद्र तट की लंबाई है ओवरऑल वो है 7,517 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि की तट रेखा है 6200 किलोमीटर, और अंडमान और निकोबार की जो तट रेखा है फिर वो इसमें ऐड करके ये हो जाता है 7,517 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम देखें, सॉरी, ठीक है, फिर आ जाता है भारत का ज्योग्राफिकल मैप, भौगोलिक मानचित्र। इसमें हम देखें तो हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें सबसे ऊपर जो आ जाती है वो होती है काराकोरम, ठीक है, नोट कर लेना। ये करम पूछ सकते हैं, या सबसे जो माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड नंबर की भारत की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, आपको पता है, वो नेपाल में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में उपस्थित है। उसके बाद आती है लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है। तो मैंने आपको क्रम बताया था KL, ठीक है, फिर Z, फिर P और D। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल और धौलाधर, ये क्रम है नॉर्थ से साउथ जो पर्वत श्रृंखला है उनका। तो भारत को अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो 4 भागों में बांट रखा है। सबसे ऊपर हम देखें तो पर्वतीय जो क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अपना उत्तर का मैदानी इलाका, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जो ये उच्चावच पठारी भाग है, जो दक्कन का पठार है और ये सब। चौथे भाग में आ जाता है तटवर्गीय इलाके, ठीक है। 4 भाग हो गए, ठीक है। फिर हम आगे देखें, ये मेन जो पासेज है, दर्रे हैं, उनकी हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर हम दर्रों की बात करें तो आपसे लोकेशन पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा कहाँ उपस्थित है, या आपसे सीधा पूछ लेगा कि जैसे मान लो नीति दर्रा कहाँ है या माना दर्रा कहाँ है। तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले J&K, जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं। काराकोरम पास, फिर बुर्जिला, पीर पांजाल, जोजिला, बनिहाल, ये है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे है रोहतांग, बारालच्छाला और शीप किला, 3 दर्रे मेन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख। नीति दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो यहाँ से होके गुजरती है, ठीक है। सिक्किम की बात करें, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा। यांगयाप क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर जब भारत में एंटर करती है तो इसी दर्रे के माध्यम से एंटर करती है। तुजू दर्रे की बात करें, मणिपुर में है, ठीक है। फिर ये बात करते हैं हम पश्चिमी घाट में जो दर्रे उपस्थित हैं उनकी। थाल घाट और भोर घाट, ये 2 दर्रे महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है, ध्यान रखना ही। फिर इसके बाद केरला की बात करें तो पाल घाट और शेनकोट्टा। ये जो थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट है, इनका क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या सीधा पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम भारत में अपुआ तंत्र की। जो अपुआ तंत्र कहते किसको? अपुआ तंत्र होता है जैसे कोई भी नदी है, तो आपने देखा होगा नदियों में सहायक नदियाँ भी होती हैं, कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है जो सहायक नदी होती है, और कुछ उसमें से अलग जैसे नहरें निकाल दी, तो वो जो फिर एक जाल सा बनता है ऐसे, ठीक है। ये मान लो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, किसी भी नदी की, ये मुख्य रिवर है यहाँ पे, तो इसी को अपुआ तंत्र कहते हैं कि जहाँ तक इसकी नदी की पहुँच होती है, कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है। तो ये जो भारत के मैप में अगर आप देखो मेजरली,
तो जो नदियों का जाल है एक तरीके से, उसी को नदियों का अपवाद तंत्र कहा जाता है, जिसमें उनके उद्गम स्थल से लेके जहाँ पे जाके वो समुद्र में मिलती है या मैदानी इलाकों में लुप्त हो जाती है, वो एरिया आता है। तो भारत के अपवाद तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। तो दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो भारत की नदियां उनको मुख्यतया दो हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है हिमालयन नदियां, जो 12 महीने बहती है, इसलिए उनको 12मासी नदियां भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी पेनिनसुलर रिवर, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। वो क्या होती है? सीजनल होती है, ठीक है। सीजनल मतलब बारिश के मौसम में ही वो ज़्यादातर नदियाँ बहती हैं, क्योंकि उनको जो पानी की प्राप्ति होती है, आपूर्ति होती है उन नदियों में, वो कहाँ से होती है? प्रायद्वीपीय भारत में उपस्थित पर्वतों में जब बरसात होती है तो वो वाला पानी फिर इन नदियों में ऐड होता है, ठीक है। जबकि हिमालय की नदियों में मैक्सिमम में जो ग्लेशियर्स हैं उनमें जो बर्फ़ पिघलती है वो उसके पानी का मुख्य स्रोत होता है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। मैंने बता दिया, एक पूरे साल बहती है, एक सीजनल है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती है, ठीक है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ हैं सिंधु अपवा तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र। उसी प्रकार एक गंगा अपवा तंत्र भी है। फिर उसके बाद इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जो, ये होते हैं गोर्जेस। क्या होता है? जब नदी का बहाव क्षेत्र तेज होता है, तो जैसे मान लो ये कोई पर्वत है, ठीक है, तो नदी यहाँ से बह रही है तो वो क्या करेगी? पानी के बहाव से कटाव क्षेत्र पैदा होगा। तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? ये ऐसे मान लो ऐसे हो जाएगा। फिर ये नदी इन घाटियों में बहा करेगी, ठीक है। तो इनको गोर्जेस बोला जाता है। तो गोर्जेस का निर्माण करती है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है, ठीक है, जिसमें कि ये मिट्टी भी अपने साथ लेके जाती है, कंकड़ पत्थर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ विसर्व गोकुर झील, गोकुर झील क्या होती है? देखो, आपने देखा होगा ऐसे नदी ऐसे बहती है, बेसिकली सर्पाकार आकृति में अगर कोई नदी बह रही है तो ऐसे बहती है। अब होता क्या है? पानी की इस दिशा में लगातार बहाव के कारण, जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इसी प्रकार यहाँ पे, क्या होगा? कटाव क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में अगर ये जो नदी की बहने की दिशा है वो यूं सीधी हो जाए, जब कटाव क्षेत्र के कारण वो अलग से कट के एक नई झील बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो बैल के सींग की तरह होती है। इसको इंग्लिश में ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गोखुर झील, ठीक है। चंद्राकार आकृति होती है इसकी, ठीक है, काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ये। और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। डेल्टा, अगर आप देखोगे डेल्टा होता क्या है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ वो। इस स्लाइड के जरिए हम पूरा जो नदी का एक प्रोसेस होता है वो समझते हैं। सबसे पहले मान लो ये कोई उद्गम स्थल है, नदी यहाँ से, मान लो यहाँ कोई झील है या ग्लेशियर है, यहाँ से बन के निकल रही है। यहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी, ये ढलान है पर्वतों के, तो जैसे जैसे पानी यहाँ पे ऐड होता जाएगा नदी का आकार बढ़ता जाएगा। कुछ सहायक नदियाँ ऐड हुई, ठीक है, ये मध्य भाग हो गया। फिर यहाँ पे आते आते इसकी जो बहने क्या करती है वो विसर्पाकार हो जाती है, ठीक है। तो यहीं पे इन्हीं एरियाज में आपको गोखुर झील की भी देखने को उपस्थिति मिलेगी, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे देखो, क्योंकि पहले मान लो इसका ऐसे रहा होगा, ये वाला बहाव क्षेत्र है ना, ये ऐसे, तो यहाँ से कट के अलग क्या हो गई? गोखुर झील। ये निचला भाग आ गया। अब ये है डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है? इसको ओल्ड स्टेज बोलते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो उसकी बहने की गति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मैदानी इलाकों में पानी का बहाव क्षेत्र बढ़ जाता है। जब पानी का बहाव क्षेत्र बढ़ जाएगा तो उसकी गति कम हो जाएगी। गति कम होने के कारण ये ऐसे फैल जाएगी और छोटी छोटी स्ट्रीम्स फिर जाके समुद्र में मिलती है। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टेक रीजन। और डेल्टा की अगर हम बात करें ना, तो अगर जैसे ये भारत का तटवर्ती इलाका है, तो ये आ गया आपका पूर्वी घाट, ठीक है, ये है पश्चिमी घाट,
तो मैक्सिमम जो नदियां पूर्वी घाट से जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा। क्यों करती है इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पे जो ढलान है ना वो काफ़ी कम है, पूर्वी घाट का जो ढलान है ना वो कम है, पश्चिमी घाट का ढलान अधिक होने की वजह से नदियाँ सीधे जाके अरब के सागर में गिर जाती है और यहाँ पे वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो डेल्टा बनता है, नदियाँ डेल्टा का निर्माण कौन से घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, तो पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। एस्चुरी का जो निर्माण होता है वो पश्चिमी घाट की नदियाँ करती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट की साइड में स्थित है, जबकि इधर अरब सागर है और खंबात की खाड़ी। तो ये हो गया डेल्टा। फिर हम आगे देखें कुछ प्रमुख नदियाँ और झीलें। मैं आपको लोकेशन, जियो लोकेशन बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि ये भारत का ज्योग्राफिकल जो नदियों का पूरा अपवाद तंत्र है वो आपके सामने है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझने में आसानी होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो सिंधु नदी का जो अपवाद तंत्र है। ठीक है, सिंधु नदी से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये याद रख लेना, क्योंकि इस भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें इस अपवाद तंत्र की नदियों के जल के उपयोग की बात की गई है और भारत सिंधु नदी के मात्र 20% जल का उपयोग कर सकता है उस समझौते के तहत। ठीक है, और इस अपवाद तंत्र में ब्यास नदी, ठीक है, कौन सी नदी, ब्यास, एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है। बाकी की जो नदियाँ है जैसे कि सिंधु नदी, यहाँ झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये ब्यास है और एक सतलज है। इनमें से 3 नदी मैं आपको बता देता हूँ जिनका पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाता है, सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, फिर ये लेक है, सांभर लेक है, सांभर और चिल्का, ये वेटलैंड्स भी है, रामसर कन्वेंशन के अंडर में साइट्स हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, जो भी नम क्षेत्र होते हैं, नम भूमि, तो वो ज्योग्राफिकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हो गए, ठीक है, और फ्लोरा और फोना, मतलब जो वनस्पति है और जानवर है उनकी दृष्टि से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दोनों झीलें रामसर कन्वेंशन के अंडर में शामिल है। हालांकि टोटल अभी शायद 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन ये सबसे पहले उसमें शामिल की गई थी, ध्यान रखना इस बात का। फिर यहाँ पे हम बात करें, ये ब्रह्मपुत्र अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी वाला हो गया। गंगा नदी की हम बात करें तो यहाँ पे अपनी सहायक नदियाँ जैसे कि यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई। ठीक है, ये सारी नदियों के बाद में गंगा इधर से जाके बांग्लादेश में एंटर होती है और यहाँ पे इसको पद्मा नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में, पद्मा। काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर ये महानदी डेल्टा हो गया, कहाँ पे है ये, ओडिशा। ठीक है, पूर्वी घाट में। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया इधर अगर हम देखें तो पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नर्मदा है और तापी रिवर है। नर्मदा और तापी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये रिफ्ट वैलीज में बहती है। रिफ्ट वैलीज अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा। ठीक है, रिफ्ट वैली में बहती है। अब हम कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जो नदियों की काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये और देख लो, क्योंकि अभी अभी वीडियो में अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि हिमालय की तलहटी में जब नदी मैदानी इलाकों में एंटर करती है तो उस भाग को किस नाम से जाना जाता है। उसका आंसर था भाबर। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये पर्वत है, यहाँ से ये नदी कोई उतर के यहाँ से आ रही है। अब होता क्या है, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको केवल बड़े बड़े पत्थर गोलाकार आकृति के देखने को मिलेंगे। उनका गोल आकार पानी से घर्षण के कारण हो जाता है और वहाँ पे आपको पानी सतह के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो पत्थरों के नीचे फिर पानी बहता रहता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, भाबर, जो कि नदी के प्रवाह क्षेत्र में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए फिर से, मान लो कि हिमालय की तलहटी में जब नदी बह के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं, भाबर। उसके बाद जब पानी जमीन पे थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है तो उसको कहते हैं तराई रीजन। और ये बहुत प्रोडक्टिव होता है, उत्पादन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फसलें इसमें बहुत ज़्यादा होती है इस वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद आप आगे जाओगे तो जो मिट्टी बहा के लाता है ये पानी वो इकट्ठा होता है यहाँ पे,
तो ये जो नई मिट्टी का इकट्ठा होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं खादर या फिर नवीन जलोढ़ इलाका। ठीक है, लास्ट में आ जाता है बांगर, जहाँ पे पुराना जो इलाका है, पुरानी मिट्टी के निक्षेप है वो मिलेंगे। तो इसका क्रम पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना, भाबर, तराई, खादर और बांगर। ठीक है, फिर हम बता देते हैं कि जो किसी भी शब्द के बीच में ला लगता है वो दर्रों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दर्रे क्या होता है, दो पर्वतों के बीच का रास्ता। फिर होता है रे या कल्लर, ये होती है नमकीन क्षारीय भूमि, उसको क्या कहते हैं, रेह या कल्लर। फिर बुग्याल, बुग्याल या पयार, ये क्या होता है, उत्तराखंड में जो घास के मैदान है। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफी एग्जाम्स में ये भी पूछते हैं कि बुग्याल क्या होते हैं। उत्तराखंड में जो घास के मैदान होते हैं उनको बुग्याल या पयार कहा जाता है। फिर वहीं पे आपने जैसे नाम सुना होगा देहरादून, हरकी-दून, वो क्या होते हैं, तो जो उसमें दून शब्द है वो दून शब्द शिवालिक पहाड़ियों के पश्चिमी दिशा की घाटियां जो भी हैं उनको दून नाम से जाना जाता है। उनके नाम के लास्ट में आपको दून देखने को मिलेगा। और मेजर चीज जैसे कि आप देखते हो हरिद्वार, तो द्वार किसको कहते हैं, शिवालिक के पूर्व की घाटियां। ठीक है, तो जैसे मान लो ये शिवालिक है, ये पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, तो इधर पूर्व में यहां पे तो आपको देखने को मिलेगा द्वार। ठीक है, इसके पश्चिम की जो घाटियां उनको क्या कहने को मिलेगा आपको, दून। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरब सागर में जो नदियां गिरती है उनका मैं नाम बता देता हूं, एक बार आपको सीधे सीधे याद कर लेना। राजस्थान की लूणी नदी, अभी अभी एक एग्जाम फिर से वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था, सागी नदी थी जो कि लूणी नदी की सहायक नदी थी, तो उसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सी नदी मैदानों में जाके लुप्त हो जाती है, और एक क्वेश्चन था कि कौन सी नदी जाके अरब सागर में गिरती है। तो लूणी नदी वैसे तो अरब सागर की तरफ तो इसका रास्ता ही नहीं है, इसका जो रास्ता है सॉरी अरब सागर की तरफ है, लेकिन ये मैदानों में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर साबरमती नदी है। ठीक है, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी नदी है, ये गोवा में है। ठीक है, जुआरी गोवा की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और मांडवी नदी के किनारे इसकी जो राजधानी है पणजी वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर शरावती नदी, ये सारी नदियां कहाँ जाके गिरती है, अगर ये भारत का मैप है, ठीक है, तटवर्ती इलाका, तो यहाँ पे अरब सागर में। ठीक है, अरेबियन सी। बंगाल की खाड़ी की बात करें, ये वाले इलाके में, ठीक है, यहाँ पे तो कौन कौन सी है, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, गंगा और ब्राह्मणी। ये सारी नदियाँ कहाँ जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। वीडियो पॉज कीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये कुछ वन लाइनर है नदियों से रिलेटेड जो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो सीधा सीधा बता देता हूँ एक बार आपको। भारत की पवित्र नदी आप सबको पता है, गंगा। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघना। ठीक है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि पश्चिम बंगाल में, जिसका मेजर जो रीजन है पश्चिम बंगाल में और थोड़ा बहुत उड़ीसा में। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश। ये सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करना सारे याद कर लो। तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो वहाँ बाढ़ लाती है, जान और माल की हानि होती है, कोसी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, बिहार का शोक तो हो गई कोसी नदी, बंगाल के शोक की बात करें तो दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी या फिर भ्रंश घाटी, जो मैंने अभी बात करी थी ना आपको, रिफ्ट वैली, उसको हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी मैंने, नर्मदा और तापी। नर्मदा के साथ एक और ऐड कर लेना आप, तापी। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है, तो वो है गंगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। और कावेरी नदी कहाँ गिरती है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा वो बंगाल की खाड़ी में गिरती
है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? पिछली स्लाइड में हमने देखा था, तो उनमें से एक है नर्मदा। ऑप्शन होगा तो उसमें आप देख लेना, याद कर लेना वो सारी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो वह है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। कावेरी जल विवाद, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये काफी सालों से चला आ रहा है, तो ये याद कर लेना। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो है गोदावरी। ठीक है, वृहद गंगा पूछ ले तो गोदावरी है, ध्यान रखना। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी अपन ने देखा था, कोसी नदी। फिर कपिल जलधारा प्रपात एक वाटरफॉल है, ठीक है, झरना है, तो कपिल जलधारा प्रपात कौन सी नदी निर्माण करती है इसका? नर्मदा। ठीक है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी। अभी हमने बंगाल का देखा था और बिहार का देखा था, अब उड़ीसा का शोक भी याद कर लेना, ब्राह्मणी नदी। वेन गंगा या बाण गंगा भी कहते हैं इसको। गंगा नाम देख के ये मत सोच लेना कि ये गंगा रिवर की सहायक नदियां है। बाण गंगा और पेन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वो है गोदावरी। ठीक है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? माजुली आइलैंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। माजुली आइलैंड इसलिए फेमस है कि देखो, वैसे आपने देखा होगा जो द्वीप, मैक्सिमम जो द्वीप उपस्थित होते हैं वो समुद्र के बीच में उपस्थित होते हैं, लेकिन रिवराइन एक आइलैंड है, नदी के बीच में एक द्वीप का निर्माण करता है, जो कि ये असम में है, माजुली आइलैंड। ठीक है, कहाँ पे है ये माजुली आइलैंड? असम में। याद कर लेना इसको, मान लो जस्ट इन केस ये भी पूछ लिया आपसे तो। और कौन सी नदी की आइलैंड है ये? किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? वो है मध्य प्रदेश। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित? तो वह है राजग सरकार। इसको छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? मैंने बताया था आपको, एक ताप्ती और एक नर्मदा। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? सिंधु। आई टोल्ड यू, बताया था मैंने अभी आपको। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई थी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है भाई हमारा राजस्थान। तो राजस्थान का ये अपवातंत्र का मैप आपके सामने एक बार नजर डाल लीजिए। ठीक है, प्रमुख नदियां हैं राजस्थान की। ठीक है, लूनी नदी की बात करें हम तो इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं एक बार। जवाई, सूखड़ी, बांडी, और इधर से एक सागी भी आती है। ठीक है, फिर ये कहाँ जाके गिरती है? ये यहाँ पे वैसे कच्छ के मैदानों में लुप्त हो जाती है, गुजरात में जाके, लेकिन ये अरेबियन अपवातंत्र का भाग है। ऐसे ही फिर साबरमती। ठीक है, फिर इसकी जो सहायक नदियां है वो वाकल और जाखम और माजम। ठीक है, जाखम सॉरी माही की है, माजम साबरमती की है, और वाकल भी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। ठीक है, सोम और जाखम किसकी है? माही नदी की। और जो सोम, जाखम और माही का जो ये अपना मिलन स्थल है, जो ये त्रिवेणी संगम है, यहीं पे आपको पता होगा बेणेश्वर का जो मेला भरता है वो यहाँ भरता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल की सहायक नदी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देख लेना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे मुख्य बात यह है कि आपको इनमें यह ध्यान रखना है कि कौन सी नदी किस पर्वतंत्र का भाग है। जैसे इधर वो अरेबियन सागर में आ रही है, या फिर वो सहायक नदियों के रूप में उधर नॉर्थ में जाके बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र का भाग बन रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो बाणगंगा, ठीक है, ये पूर्वोत्तर अपने पूर्व की एक नदी है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कोठारी। ठीक है, बेड़च हो गया। अभी एक सीकर में जो है कांतली, तो इसके यहाँ पे आपको पता है गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था इसके किनारे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, घग्गर नदी नॉर्थ सेंटर करती है, वीडियो में क्वेश्चन था ये। ठीक है, नॉर्थ सेंटर करती है ना, एकमात्र नदी है ये। तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। और ये जो अंतःस्थलीय पर्वतंत्र है उसका भाग है कौन कौन सी? घग्गर और कांतली। अंतःस्थलीय इसलिए क्योंकि ये अभी प्रेजेंट में उपस्थित नहीं है, ये बरसाती मौसम में ही आती है, और बाकायदा इनको ऐसे माना जाता है कि ये अंतःस्थलीय पर्वतंत्र का भाग है। फटाफट एक बार हम भारत के भूगोल की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या भारत के जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये तो मैंने आपको बताया था, अपडेटेड हिसाब के हिसाब से 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर है।
ठीक है। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के टोटल क्षेत्रफल के परसेंट में अगर बात करें तो ये 2.4% है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें ना, कि जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, विश्व है, उसके क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत का क्षेत्रफल है, तो वो कितना है 2.4। जनसंख्या की हम बात करें तो हम 17.5% जनसंख्या लेके बैठे हैं, ठीक है। काफी ज्यादा है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान इंडिया का। सबसे पहले पे कौन है? रशिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 7वां है इंडिया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अगर गोलार्ध की बात करें तो 0 डिग्री से नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम है। इंडिया की जो मानक समय रेखा है मैंने आपको बताया था 82.5 डिग्री है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। भारत की आकृति की हम बात करें तो चतुष्कोणीय है, ठीक है। प्रेजेंट में आपको पता है अभी अभी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब राज्यों की संख्या जो है वो भारत में 28 हो गई है और 8 यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8। राज्य कितने? 28। 8 केंद्र शासित प्रदेश जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी में क्या क्या शामिल है? माहे जो केरला में है, पुडुचेरी या कराईकल तमिलनाडु में है और यनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। 6ठा आ गया अंडमान एंड निकोबार, 7वां लक्षद्वीप और 8वां आ गया दादरा नगर हवेली, जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? राजस्थान, ठीक है। सबसे छोटा गोवा। लार्जेस्ट केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे जो नॉर्थ में भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा कोल, ठीक है। सबसे दक्षिण की बात करें तो उसको कह देते हैं कन्याकुमारी में उपस्थित है वो, ठीक है। पूर्व की बात करें तो गुहर मोती गांव है कच्छ जिले में, ठीक है, जहां पे सर क्रीक है गुजरात में, ठीक है। फिर हम बात करें किब्यूथू गांव है अरुणाचल प्रदेश में, वो सबसे पूर्व का पॉइंट है, ठीक है। सबसे अगर दक्षिणतम पॉइंट जो ये मेनलैंड हो गया, ये तो देखो मुख्य जो हमारा स्थल है वो हो गया। लेकिन आपको पता है अंडमान एंड निकोबार भी तो इंडिया का हिस्सा है, तो उसमें जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है, वो कौन सा है? पार्सन पॉइंट, ठीक है, या पिग्मेलियन पॉइंट। और उसी में एक इंदिरा पॉइंट भी है जो कि अंडमान निकोबार में शामिल है। नोट करते जाना, अगर आपको लग रहा है कि तेज बोल रहे तो आप साथ साथ लिख सकते हो। वैसे जो कर्क रेखा है वो भारत में कहां कहां से गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी है। ये एक ट्रिक है कि वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, तो पूरा बता देता हूँ, ठीक है। वेस्ट से वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, मिजोरम है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा है। कितने हो गए? ठीक है, 1 2 3 8। कितने जिलों से गुजरती है? 8 जिलों से। क्या गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें छोड़ भी देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो मैं एक बार साइड में हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो हाथों हाथ। मानक समय रेखा है, आपको पता है 82 डिग्री 30 मिनट, या इसको हम 82.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जो 30 मिनट का मतलब आधा मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री, ठीक है। पूर्वी देशांतर में है, मानक समय है, ठीक है। प्रयागराज के निजर मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ये तो आप भूलोगे नहीं वैसे भी, ठीक है, याद रखना मिर्ज़ापुर से, ठीक है। टाइम की बात करें तो ग्रीनविच से कितना आगे हैं हम? 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है।
5 राज्यों से गुजरती है ये, सीधा सीधा बता देता हूँ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद कर लेना। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से क्या गुजरती है, जो हमारी मानक समय रेखा है वो गुजरती है। फिर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री की जो रेखा है, ठीक है, वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। ये मैंने आपको बता दिया था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएं तो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। भारत की हम सीमा की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया अभी पहली स्लाइड में, कोई ज़रूरी नहीं है अभी। ये कुछ लाइंस देख लेते हैं। देखो, डूरंड लाइन किसको कहते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर बनता है उसको हम डूरंड लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनता है उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, मैकमोहन जो लाइन है वो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे को कहते हैं। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो अंडमान एंड निकोबार की है। ठीक है, अगर मेनलैंड की बात करें तो वो गुजरात की है। ठीक है, जो मुख्य भूभाग है ना, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार एक द्वीप है जो दक्षिण में स्थित है। फिर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है, तटरेखा, दमन एंड दीव की। ये लाइंस याद कर लेना, डूरंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना का बॉर्डर। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं साथ साथ कि देखो, कई बार आपने देखा होगा कि ये जमीन है कोई, ठीक है, स्थल है, कहने का मतलब ये भी जमीन है। अब इसमें क्या होता है, एक बहुत बीच में छोटी सी पट्टी होती है और दोनों तरफ पानी होता है। ठीक है, दोनों तरफ समुद्र हो सकता है, ठीक है, या झीलें हो सकती है बड़ी। तो ये जो छोटी सी, जो ये दोनों एरियाओं को कनेक्ट करती है, उसको हम क्या कह देते हैं, स्थल डमरू। ठीक है, स्थमस, क्या कहते हैं इसको हम, स्थल डमरू। याद रखना, जब दोनों ओर पानी उपस्थित हो और जमीन का एक छोटा टुकड़ा जो जमीन के दो बड़े टुकड़ों को जोड़ के रखने का काम करता है, उसको हम स्थल डमरू कहते हैं। और सेम उसी प्रकार अगर जमीन के दो बड़े टुकड़ों को पानी की कोई छोटी नहर या स्ट्रीम अलग करती है तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बंगाल की खाड़ी, आपको पता है पूर्वी भारत की जो पूर्वी घाट है उनके उधर उपस्थित है। ठीक है, पाक वे है वो भी वहीं पे है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक खाड़ी। ठीक है, फिर ये हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। विश्व के सभी महाद्वीप पहले एक बड़े भूभाग का हिस्सा थे। ठीक है, पहले ऐसे कहा जाता है, अगर आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ी है तो ये सारे मिलके एक बड़ा महाद्वीप थे। ठीक है, पूरा जो स्थलीय पार्ट है वो जुड़ा हुआ था आपस में। ठीक है, तो उसे कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे उसको, पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर होता था। जैसे ये अगर पेंजिया है तो इसके चारों तरफ पानी था। ठीक है, कालांतर में जब ये पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, ठीक है, धीरे धीरे दो टुकड़ों में बढ़ गया। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको तो कहा गया अंगारा लैंड। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और जो दक्षिणी भाग था इसको उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इनके बीच में जो फिर पानी भर गया, ठीक है, उसको कहा गया टेथिस सागर। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ पानी था तो जब ये दो टुकड़े हुए तो बीच में पानी आया, उस सागर को कहा गया टेथिस सागर। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ना, हमारा जो रेगिस्तान है, जो हमारा जैसलमेर वाला एरिया है, वहाँ पे जो रेगिस्तान है थार का मरुस्थल, वो टेथिस सागर का ही एक हिस्सा माना जाता है कि पहले वो वहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, तो ये देख लो, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और बीच में आया टेथिस सागर, जो कि पहले हुआ करता था मिलके पेंजिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे दक्कन का पठार हो गया और ये सब, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और ये सब भारत का सबसे पुराना भाग है।
फिर बात करें जो पूर्वांचल का हिस्सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश और जो सेवन सिस्टर्स है उस तरफ, तो उसका निर्माण जो है वो बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अभिसरण क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ कि धरती की जो सतह है वो प्लेटों में विभाजित है। तो ये कोई एक प्लेट है, फिर ये दूसरी कोई एक प्लेट है, जब ये आपस में एक दूसरे की तरफ आती है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, ये एक तो इसके ऊपर आएगी और एक नीचे चली जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, अभिसरण। तो ये जो बर्मा प्लेट है और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, इन दोनों के अभिसरण से किसका निर्माण हुआ है, जो पूर्वांचल का हिस्सा है भारत का उसका, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का देखो, पर्वत जो है वो 10.5% है, पहाड़ियाँ जो है हिल्स 18.6%, पठार है 27.7 और सबसे ज़्यादा जो है वो मैदानी इलाका 43.2%, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड पार्ट था वो खत्म होता है। आप पॉपुलेशन बचा है, पॉपुलेशन अभी आगे देख लेंगे हम, ठीक है। या मैंने बता दिया था आपको, भौगोलिक रीजन है, पहला पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, दूसरा उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार ये वाला, और चौथा तटवर्ती इलाका ये वाला, पांचवा वैसे जो द्वीप वाला एरिया है, इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान एंड निकोबार। राजस्थान पे आ जाते हैं। ये अगर राजस्थान के हम भौगोलिक विस्तार की बात करें, ठीक है, तो दो रूप से देखते हैं, पहला अक्षांशीय विस्तार और दूसरा देशांतरीय विस्तार। नॉर्थ में बात करें, उत्तर में, उत्तर से दक्षिण, तो ये 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री, वैसे उल्टा है ये, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक ये इसका प्रसार है, ठीक है। कहाँ से, दक्षिण से उत्तर। उत्तर में बात करें तो गंगानगर का कोणा गांव सबसे जो उत्तरी गांव है, उत्तरी पॉइंट राजस्थान का, वो कौन सा है, गंगानगर का कोणा गांव। दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा में है बोरकुंड, ठीक है। फिर हम देखें जो इसका देशांतरीय प्रसार है, पूर्व में तो है सिलाना, कहाँ पे है, धौलपुर में, ठीक है, और पश्चिम में है कटरा, ठीक है, जैसलमेर में। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक इसका प्रसार है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है राजस्थान का वो है 7 डिग्री 9 मिनट, और उत्तर से दक्षिण देखिए हम तो ये है 8 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। ये हो गया। लंबाई देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम तो वो 869 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना। उत्तरी बिंदु मैंने आपको बता दिया गंगानगर का कोणा गांव है, ठीक है। दक्षिणी मैंने आपको बता दिया बोरकुंड है बांसवाड़ा में, ठीक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई मैंने आपको बता दी 869 है। पूर्वी बिंदु मैंने आपको बता दिया सिलाना धौलपुर है, काफी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, राजस्थान में तो खासकर, ठीक है। फिर राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती अगर अक्षांश की बात करें तो वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मध्यवर्ती अक्षांश जो है 6 जिलों से गुजरता है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ध्यान रख लेना, याद कर लेना। राजस्थान के आकार की हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। पतंगाकार या विषम कोणीय विषम चतुष्कोणीय, ठीक है। किसने बताया था ये आकार, TH हेडले ने। राजस्थान का अगर हम आकार की बात करें तो कैसा है, पतंग आकार या विषम चतुष्कोणीय, ठीक है। क्योंकि देखो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 826, पूर्व से पश्चिम 869, तो ये वाला विस्तार ज्यादा है, ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम वाला। राजस्थान की सीमा की बात करें तो टोटल सीमा है 5920 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा है जो राज्यों से लगती है वो है 4850। अब ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर हम बात करें तो ये प्रारंभ होती है हिंदू मलकोट गंगानगर का एक गांव है, वहां से लेके इधर बाड़मेर इधर समाप्त होती है साहागढ़ जो कि बाड़मेर में स्थित है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान से लगती है जैसलमेर की, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें दूसरे नंबर पे तो बाड़मेर की, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। 4 जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राजस्थान की झीलों पे। राजस्थान की झीलें अगर हम मुख्य रूप से देखें तो झीलें 2 प्रकार की होती है। एक होता है मीठे पानी की झीलें और एक होती है खारे पानी की झीलें। राजस्थान में दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती है, कुछ कृत्रिम भी है, कुछ नेचुरल भी है, ठीक है। तो मीठे पानी की झीलें 2 प्रकार की कौन कौन सी हो सकती है? प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील, ठीक है। तो प्राकृतिक झीलें देख लेते हैं। पुष्कर झील आपको पता है अजमेर में है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ठीक है। और ये क्रेटर या कॉल्डेरा लेक का उदाहरण है, मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। और जो दूसरा हमको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? लोनार झील, महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। तीर्थराज कहते हैं पुष्कर को, तीर्थों का मामा कहते हैं, हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं। वेदव्यास जी ने पुष्कर झील के किनारे वेदों को लिपिबद्ध किया था और महाभारत की रचना की थी। बहुत एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदव्यास जी ने किस झील के किनारे महाभारत की रचना की थी और वेदों को लिपिबद्ध किया था? तो किसके किनारे? पुष्कर झील के किनारे, ठीक है। इसके किनारे कण्व मुनि का आश्रम है। महाभारत के दौरान कौरव और पांडवों का मिलन हुआ था। विश्वामित्र की तपस्या को इंद्र की अप्सरा मेनका द्वारा पुष्कर के किनारे ही भंग किया गया था। फिर एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है पुष्कर झील के बारे में, वो आ जाती है कि मराठों ने 52 घाटों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहीं पे जनाना घाट या गांधी घाट भी है जहां गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। और जनाना घाट वो है 1911 में मैडम मेरी इंग्लैंड की थी ये, और इसने यात्रा की थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे है? पुष्कर में। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है जिसे रंगीला मेला, कार्तिक मेला या गुब्बारों का मेला कहा जाता है। हर एक लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो कोशिश करना आप सारे याद कर लो, साथ साथ में लिख सको तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पुष्कर झील की स्वच्छता हेतु 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गेप परियोजना चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नक्की झील सबको पता है, अगर आप माउंट आबू घूमने गए हो तो, नहीं भी गए तो भी पढ़ा तो हो गई, पता ही। माउंट आबू में है, सिरोही में है, उड़िया का पठार है उस पर स्थित है। उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है, ठीक है। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इसको कहा जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोद के इसका निर्माण किया था। ज्वालामुखी क्रिया से ही निर्मित क्रेटर झील है। यहाँ पे नन रॉक, ठीक है, और टोड रॉक भी है, ठीक है। रघुनाथ जी का मंदिर है, हाथी गुफा है, चंपा गुफा है और रामझरोका है। कहाँ पे है? नक्की झील पे है। कोलायत झील, बीकानेर, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला यहाँ पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल के वृक्षों की अधिकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़े हम बीकानेर की एक और झील, गजनेर झील, बीकानेर। ये दर्पण के समान दिखाई देती है। फिर नवलखा झील है बूंदी, ठीक है, और एक दुगारी या कनक सागर भी है बूंदी में, ठीक है। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में। ध्यान रखना, नवलखा के नाम से एक तो नवलखा झील है और मेरे को याद नहीं आ रहा, नवलखा के नाम एक नवलखा महल है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी मैंने इसमें स्लाइड में इंक्लूड कर रखा है उसको। कनक सागर भी बूंदी में है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। गेब सागर डूंगरपुर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानसरोवर कहाँ है? झालावाड़। कोडिला, झालावाड़ और पीथमपुरी, सीकर, ठीक है। कृत्रिम झीलों की बात करें तो मुख्यतः आपको पता है उदयपुर में काफ़ी झीलें हैं, तो उनमें सबसे पहले आ जाती है जैसमंद झील। राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 1685 से 1691 तक महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, तो ठीक है, याद रहेगा जयसमंद जयसिंह। ढेबर झील कहते हैं इसको। गोमती नदी, बगार और झुमरी नदी भी इसको कहते हैं। 7 टापू है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। कितने टापू है? 7। तो जो सबसे बड़ा टापू है ना जयसमंद झील में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बाबा का मगरा या बाबा का भांगड़ा, ध्यान रखना। फिर जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। क्वेश्चन काफी एग्जाम से पूछा हुआ है। इसी झील के किनारे
रूठी रानी का महल भी है, चित्रित हवा महल है और हाथी की पाषाण मूर्ति, पत्थर की मूर्ति भी जैसलमेर झील के किनारे है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा डीप में जाने की अपन को जरूरत नहीं है। राजस्थान की पहली कृषि झील है। इस झील से दो नहरें निकलती हैं। दो नहरें निकलती है। कौन कौन सी? भाट नहर और श्यामपुर नहर। अगर आपको पूछ ले भाट नहर और श्यामपुर नहर किसका पार्ट है, तो जैसलमेर झील से निकलती है ये, ठीक है। फिर जैसलमेर झील के ही पूर्व में स्थित है कटा फटा लासोड़िया का पठार। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा लासोड़िया का पठार कहाँ है, तो ध्यान रखना उदयपुर। उड़िया का पठार अभी अभी हमने देखा था, वो था सिरोही में, माउंट आबू के नीचे। फिर आ जाती है राजसमंद झील जो कि राजसमंद में स्थित है। 1662 में महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। गोमती, ताल, केलवा नदियों का जल इसमें आता है। गोमती, ताल और केलवा। इसकी नींव घेवर माता द्वारा रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजसमंद झील की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? घेवर माता। 9 चौकी की पाल यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे 25 संस्कृत के शिलालेख हैं, ठीक है, जो कि राज प्रशस्ति लिखी गई थी। किसके लिए है ये? कुंभा से रिलेटेड आपको पता होगा, रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी, ठीक है, जिसमें कि मुगल और मेवाड़ की संधि का उल्लेख भी मिलता है। मेवाड़ जो उदयपुर वाला इलाका है और जो मुगल थे उनकी संधि का उल्लेख किसमें मिलता है? राज प्रशस्ति में। लिखा किसने था? रणछोड़ भट्ट। और जो 25 संस्कृत शिलालेख है वो कहाँ पे है? राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पे। पिछोला झील की हम बात करें तो उदयपुर में है। महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने इसका निर्माण कराया था, जिसको पच्छू बंजारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 1387 ईस्वी में। फिर इसका जीर्णोद्धार कराया गया राणा सांगा ने 1525 में। पिछोला झील में शीशरमा नदी का जल आता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा नहीं होगा मान लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। वो बहुत बेसिक सा पूछने की कोशिश करेंगे आपसे इस रीट में, तो ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें मिस मत करना। फिर पिछोला झील में ही जगनिवास महल है, जगमंदिर महल है, ठीक है। जगमंदिर महल जो उसका निर्माण कराया महाराजा करण सिंह ने, कार्य पूरा करवाया उसका महाराजा जगत सिंह प्रथम ने, ठीक है। फिर जो शाहजहां थे, खुर्रम जिसको कहते हैं, दक्षिण दौरे के समय इसमें शरण ली थी। किसमें ली थी? जगमंदिर महल में, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों को यहाँ पे शरण दी थी, ठीक है। अंग्रेजों को शरण महाराजा स्वरूप सिंह ने कहाँ पे दी थी? जगमंदिर महल में। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। फतेह सागर झील उदयपुर में है। 1680 में महाराजा जय सिंह ने इसके देवली तालाब के रूप में निर्माण करवाया था। 1888-89 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा टापू है उसको नेहरू उद्यान कहते हैं, सबसे छोटा टापू उसको कहते हैं जेट माउंटेन, ठीक है। और यहाँ पे सौर वेधशाला भी है, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ पे है ये? फतेह सागर झील है जो उदयपुर की, वहाँ पे सौर वेधशाला भी उपस्थित है। ये काफी एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर यहीं पे जो स्वरूप सागर एक नहर है जो कि पिछोला और फतेह सागर झील को कनेक्ट करती है। इन दोनों को कौन सी नहर कनेक्ट करती है? काफी इंपोर्टेंट है, स्वरूप सागर नहर, जहाँ पे नटनी का चबूतरा प्रसिद्ध है। उदय सागर झील एक और है उदयपुर में। 1559 से 64 तक महाराजा उदय सिंह ने इसका निर्माण कराया। और राजस्थान की झीलों की नगरी इसीलिए किसको कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आना सागर झील की, अजमेर में है। अर्नोराज ने करवाया था। तुर्की सेना के खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए टर्किश सेना या तुर्की सेना के खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु अर्नोराज ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? तो आना सागर लेक का। जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, ठीक है। यहाँ पे दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। जहांगीर और टॉमस रो की मुलाकात भी फिर यहीं पे हुई थी। और नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार भी यहीं पे किया था। कहाँ पे? दौलत बाग में, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे चलते हैं। फौजी सागर झील अजमेर है। बालसमंद झील जोधपुर, ठीक है। गुजर प्रतिहार शासक बालक राव ने इसका निर्माण कराया। कायनाना लेक है, जोधपुर में है। महाराजा सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर सिलीसेड, ये इंपॉर्टेंट है, अलवर में है। महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया। जेत सागर बूंदी, ठीक है। तालाब शाही धौलपुर, राम सागर धौलपुर, तेज सागर प्रतापगढ़, मूल सागर जैसलमेर,
अमर सागर जैसलमेर और गजरूप सागर जैसलमेर। ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखना। वीडियो में ये भी क्वेश्चन था, ऑप्शन दे दी थी और पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। उनमें से एक ऑप्शन था आपका जेत सागर। ठीक है, तो ये मीठे पानी की झील थी, इसलिए उसमें सही ऑप्शन कौन सा था? जेत सागर। ठीक है, सॉरी। खारे पानी की मुख्य झीलें देख लेते हैं। मुख्यतया ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। 33 सागर का अवशेष है और माइका और शिष्ट चट्टान यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये देख लेते हैं मुख्य मुख्य खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। फलोदी है जोधपुर में, रेवासा जो जीण माता का नाम है सीकर। ठीक है, काछोर या कद्दौर है सीकर में, डेगाना नागौर, कुचामन नागौर, ताल छापर जो काले हिरण के लिए फेमस है। ठीक है, कृष्ण मृग ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में। ठीक है, कावोद जैसलमेर, लून करनसन बीकानेर, डीडवाना नागौर और पंचपद्रा बाड़मेर। ठीक है, एक बार पढ़ लो और डू रिमेंबर इट, याद कर लो इसको। सांभर जयपुर में है। अब ये कुछ मुख्य पेयजल योजनाएं हैं। ठीक है, 12 में है, हथियादे है, कच्छावन और लासी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लासी तो काफी पूछा जाता है। हथियादे और लासी कहाँ पे है? 12 में। बूंदी की हम बात करें तो झाली जी का बराना वरहद पेयजल योजना और गरदड़ा, कौन कौन सी है? झाली जी का बरना और गरदड़ा वरहद पेयजल योजना। ठीक है, हथियादे, कच्छावन और लासी 12। ठीक है, फिर उसके बाद झाली जी का बरना और गरदड़ा बूंदी। कोटा में है तकली। ठीक है, गरदड़ा पूछा था अभी पिछले कुछ समय पहले एक एग्जाम था, उसमें पूछा गया था साफ। ये सिरोही बत्तीसा नाला। ठीक है, और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में 13 जिले शामिल है, ध्यान रखना। कितने शामिल है ईसीआरपी में? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में 13 जिले। रेवा जो पेयजल परियोजना है वो झालावाड़ की है। ठीक है, समस्त वृहद पेयजल परियोजना का संचालन आपनी योजना पद्धति पर किया जाएगा। उदयपुर में है मानसी वाकल परियोजना। ठीक है, फिर एक और परियोजना है वो है डीपीएपी सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। 1974-75 में इसकी स्टार्ट हुई थी। और जो अगर हम बात करें इसमें जो अनुदान होगा, जो पैसा लगेगा, तो सेंटर केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो 70 और 75 के अनुपात में है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है मरु विकास कार्यक्रम। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये भी। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये कितने टाइम पुराने क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इनको एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब इनकी महत्वपूर्णता काफ़ी है। मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1977 से 78 में। 75-25 का अनुपात है। अभी ये भी वीडियो में पूछा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना इंपॉर्टेंट, ये भी वीडियो में पूछा गया था अभी। ठीक है, आना सागर झील, पुष्कर झील, फतेह सागर, पिछोला और मान सागर, जिसको जल महल कहते हैं, जयपुर की है। ठीक है, आना सागर कहाँ की है? आना सागर और पुष्कर अजमेर की। 2 तो ये हो गई। ठीक है, प्लस 2 है उदयपुर की। कौन कौन सी? फतेह सागर और पिछोला 2, और 1 है मानसागर झील जयपुर। कितनी है टोटल? 5। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में आना सागर झील अजमेर, पुष्कर अजमेर, पिछोला और फतेह सागर उदयपुर और जयपुर की जलमहल या मानसागर झील किस में शामिल है? ये राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में। ऑप्शन वहां पे था राजसमंद झील जो कि इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नक्की लेक भी इसमें है। कौन सी है? नक्की झील भी है। सॉरी, टोटल 6 है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर एक सुजलम योजना है, वो खारे पानी को मीठा बनाने की योजना है, बाड़मेर में चलाई गई है। जल संरक्षण दिवस है 14 जून को आता है। 22 मार्च को आता है विश्व जल दिवस, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन। यहाँ पे झीलें खत्म होती हैं। तो अगला टॉपिक आता है अपना पॉपुलेशन, जनसंख्या, जो कि लगभग हर आरपीएससी के एग्जाम का हिस्सा है, हर बोर्ड के एग्जाम का हिस्सा है। तो प्रथम लिखित जो साक्ष्य मिलते हैं जनगणना के, वो मिलते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक लाइन में क्वेश्चन होगा तो आप ध्यान देना। प्रथम लिखित साक्ष्य किस में मिलते हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अबुल फजल एक विदेशी यात्री थे पुराने समय में, उनकी एक किताब थी आईने अकबरी, उसमें भी इसके साक्ष्य
मिलते हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले, मान लो आईने अकबरी किसने लिखी, तो अबुल फजल, किसी भी एग्जाम में। दूसरा, इसमें भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और व्यवस्थित रूप से जो जनगणना हुई थी सबसे पहले, वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन। ठीक है, किसके? लॉर्ड रिपन के काल में। और इन्हीं को, जो लॉर्ड रिपन है, इनको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लॉर्ड रिपन। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। अगर आपको पता हो तो समवर्ती सूची होती है, संघ सूची होती है और राज्य सूची होती है। तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में होती है ये तीनों सूचियां। ठीक है, फिर देखो दो चीज है, एक जनगणना है, एक जनसंख्या है। जनसंख्या समवर्ती सूची का है, जनगणना संघ सूची का है। जनगणना कार्य जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत के जो पहले जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? प्लोडन। कौन थे? प्लोडन। जनगणना अधिनियम कब आया था? 1948 में। जनगणना 2011, जो हमारी जो लास्ट जनगणना थी वो कब थी? जनगणना 2011। ठीक है, तो क्रमानुसार ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये थी 7वीं, और 21वीं सदी की थी दूसरी, क्योंकि पहली जो 21वीं सदी की थी वो 2001 में कंप्लीट हो चुकी थी। स्त्री और पुरुष में अगर साक्षरता अंतर की बात करें तो ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है 16.3% अंतर है। भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक है वो था 1961 से 71 वाला दशक। ठीक है, जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर प्रतिशत के हिसाब से कब थी सबसे ज्यादा? 1961 से 1971। स्थानीय आधार पर जो जनगणना है वो 14वीं थी, सॉरी 10 की आधार पर। ठीक है, और महाविभाजक काल कौन सा था? इसमें जनसंख्या में वृद्धि के बजाय कमी हुई थी, और ये था 1911 से 1921, क्योंकि इस वक्त काफ़ी भयंकर अकाल पड़ा था और महामारी आ गई थी। तो किस दशक को बोलते हैं महाविभाजक काल? 1911 से 1921 वाले को। मैंने बता दिया क्या था कारण? अकाल और महामारी। भारत की जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक है वो था 1961 से 1971। मैंने बता दिया अभी आपको, 24.80 की वृद्धि दर हुई थी। सर्वाधिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा चीन की है और फिर भारत की है। ठीक है, भारत की अगर विश्व जनसंख्या में प्रतिशत की बात की जाए तो कितना है? 17.5। उसके बाद यूएसए आता है, फिर इंडोनेशिया आता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाना स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब आता है? 11 जुलाई को। पहली बार कब मनाया गया था? 11 जुलाई 1987 को। क्लियर है? 1971 की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर लोकसभा की सीटें 2026 तक है। ठीक है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर ध्यान रखना। ठीक है, लोकसभा सीटों का जो अभी जो असेंबलीज बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किसके आधार पे है? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ये छोड़ दो, ये भी आपके काम का नहीं है, ये देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो राज्य में किसकी सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे कम सिक्किम की है, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हो गया। फिर नागालैंड, एक सेकेंड, नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 में बढ़ने के बजाय 0.6% कम हुई है। तो अगर आपसे पूछ ले एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या 2001 से 11 के दौरान बढ़ने के बजाय कम हुई थी, तो वो है नागालैंड। ठीक है, हो गया। फिर आगे हम देखें, पूरे इंडिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर कोई जिला है तो वो है ठाणे
महाराष्ट्र का। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है देबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि दर थी 2001 से 2011 वो थी 17.64% और वार्षिक थी 1.64%। स्लाइड को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आंकड़े लिखने नहीं पड़ेंगे, सीधा बाद में पढ़ सकते हो। दशकीय वृद्धि दर जो थी सर्वाधिक वो राज्यों में देखें तो मेघालय में 28% हुई और नागालैंड में सबसे कम हुई थी 0.6%। ठीक है, लिंगानुपात की बात करते हैं। भारत का जो लिंगानुपात 2001 में 933 था वो 2011 में 943 हो गया और पूरे विश्व की बात करें तो जो लिंगानुपात वो कितना है 984। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल 1084, फिर उसके बाद तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और मणिपुर 992। ट्रिक है KTAM, KTM बाइक होती है ना तो M से पहले A लगा देना। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें है? पुडुचेरी में 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम है 879। उसके बाद अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर 889 और सिक्किम 890। HJS हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, इनमें सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान में हम देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। JJAN। ठीक है, सबसे ज़्यादा जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की हम बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। सबसे कम किस में है राजस्थान में जनसंख्या? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा जयपुर में। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर की बात करें राजस्थान में तो 1991 से 2001 के बीच में जो वृद्धि हुई थी वो थी 28.41% और 2001 से जो 2011 के बीच में वृद्धि हुई वो ही 21.31%। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो हुई वो बाड़मेर में 32.5%, जैसलमेर में 31.8 और जोधपुर में 27.7। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर की बात करें प्रतिशत में तो गंगानगर में है 10% और झुंझुनू में है 11.7%। तो सीधा सीधा हम देखें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई बाड़मेर में, न्यूनतम वृद्धि दर हुई दशकीय गंगानगर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर थी 2001 से 2011 के दौरान वो थी 1.95% और सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक जो था वो रहा था 1971 से 1981 तक, जबकि भारत के पर्सपेक्टिव में अगर अपन ने देखा था तो वो था 1961 से 1971। बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात आती है तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 169 है शायद। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कितना है? ठीक है, राजस्थान का कितना है? 200। ठीक है, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार वो है 200 प्रति मील। अगर किलोमीटर को छोड़ के अपन प्रति मील की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 519 है, ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हम देख लेते हैं। जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है और अलवर है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किन दो जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है, तो कौन कौन से हैं? जयपुर और भरतपुर। ठीक है, इनका 500 से ज्यादा है। फिर दौसा और अलवर की बात करें तो दौसा 476 और अलवर 438। ठीक है, भारत की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, उसमें है बिहार जिसका जनसंख्या घनत्व है 1106। ठीक है, पश्चिम बंगाल 1028 और केरला 860। ध्यान रखना, भारत में जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज्यादा है? बिहार का। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व किस जिले का सबसे ज्यादा है? जयपुर का। न्यूनतम किसका है? जैसलमेर का। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले भी देख लेते हैं। जैसलमेर हो गया सबसे कम 17, फिर बीकानेर 78 और बाड़मेर 92। ठीक है, बात करते हैं लिंगानुपात की, तो राजस्थान का जो 2011 में लिंगानुपात है वो है 928। ठीक है, जिसमें 0 से 6 साल वाले। ठीक है,
0 से 6 साल वाला, जिसको शिशु लिंगानुपात भी कहते हैं, वो कितना है 888, सॉरी कितना है 888, जिसमें से ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात की 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, तो 892 ग्रामीण है और शहरी 874 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर आगे आ जाते हैं हम, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है 994, फिर राजसमंद 990, पाली 987 और प्रतापगढ़ 983। ठीक है, याद रख लेना। डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कितना है 994, राजसमंद उसके बाद आता है 990। सबसे कम लिंगानुपात की अगर बात करें तो वो है धौलपुर 846 और जैसलमेर 892। तो आप एक बार सबसे ज़्यादा वाले और सबसे कम वाले याद कर लो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 846। लिंगानुपात में सर्वाधिक जो गिरावट हुई है वो डूंगरपुर जिले में हुई है, और सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है 2001 से 2011 के दशक के दौरान वो जैसलमेर में वृद्धि हुई है। ठीक है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की लगभग 75.1 आबादी रहती है और शहरों में कितनी रहती है 24.9। ठीक है, यह जनसंख्या प्रतिशत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है तो वो है 75.1, और अगर बात करें कि शहरों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो वो है 24.9। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात की अगर हम बात करें राजस्थान में तो वो है 1003। कितना है 1003। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो टोंक जिले का सबसे ज्यादा है, वो 985। ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 933 है, और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 914 है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 0 से 6 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। 0 से 6 उम्र की अगर वर्ष के बच्चों की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वो है बांसवाड़ा का 934, प्रतापगढ़ का 933 और भीलवाड़ा का 928। 0 से 6 वर्ग में अगर वर्ष वाले वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो झुंझुनू, जिसपे कितना है 837, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओवरऑल अगर लिंगानुपात जनरल बात करी तो वहाँ पे क्या था धौलपुर, यहाँ पे है झुंझुनू, फिर सीकर का आता है 848। कुल जनसंख्या में, ठीक है, मैंने बता दिया आपको 75.1 गाँवों में निवास करती है, 24.9 शहरों में निवास करती है राजस्थान की जनसंख्या। बात कर लेते हैं हम अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत की। तो राजस्थान में जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, एससी और एसटी उसके, ठीक है, एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। तो एससी की बात करें तो हम वो है 17.8%, और एसटी की जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो वो है 13.5%। अगर एससी की पॉपुलेशन की बात करें, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा है जयपुर में, ठीक है, और सर्वाधिक प्रतिशत में बात करें तो वो है गंगानगर में। ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या तो कहाँ ज्यादा है जयपुर में, और प्रतिशत के रूप में अगर हम देखेंगे तो वो होगा गंगानगर। अगर एसटी की बात करें, जनजाति की बात करें, तो जनजाति की जो सबसे ज्यादा आबादी है जनसंख्या वो उदयपुर में है, और प्रतिशत की बात करें तो बांसवाड़ा में है। RAS 2021 के प्री में ये क्वेश्चन था, बाकी और भी काफी सारे एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है वो जयपुर में है, प्रतिशत की बात करें तो वो दौसा में है। ठीक है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या की बात करें अगर तो वो जयपुर में है, अगर प्रतिशत में देखेंगे तो वो जैसलमेर में है। देखो हर एक चीज दो प्रकार से देखोगे आप जनसंख्या में, एक तो इन जनरल संख्या की संख्या कहाँ ज्यादा है, और दूसरा अगर आपको देखने का मौका मिलेगा तो वो मिलेगा प्रतिशत के रूप में। ठीक है, सिख सबसे ज्यादा गंगानगर में है क्योंकि ये पंजाब से लगा हुआ है तो याद करने में आसानी होगी। ईसाई जो है वो बांसवाड़ा में है, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध जो है वो अलवर में है, बुद्धिज्म की जनसंख्या, और जैन जनसंख्या सबसे ज्यादा अलवर में है। प्रतिशत की बात करोगे तो जैन सबसे ज्यादा कहाँ है, उदयपुर में। एक अक्षदा कार्यक्रम है, अक्षदा कार्यक्रम क्या है, नवजात शिशु और सुरक्षित मातृत्व है। कहाँ से स्टार्ट किया गया था ये, 12 और झालावाड़ से, याद रखना, पूछ लेंगे क्योंकि अभी वीडियो में काफी पुराना क्वेश्चन उठा के पूछा था उन्होंने। ठीक है, जीवन धारा प्रोग्राम
जो कि SC/ST हेतु सिंचाई के कुओं के निर्माण से रिलेटेड था। फिर जननी एम्बुलेंस सेवा है, 2 अक्टूबर 2012 को इसकी स्टार्ट करा गया था। राजस्थान जननी सुरक्षा मातृ कार्यक्रम 1 जून 2011 को इसका स्टार्टिंग डेट है। फिर एक ओजस सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, लाभार्थी के बैंक खाते में जो राशि सीधे आती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, DBT जिसको बोलते हैं, वो ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आती है। ये कुछ फैक्ट्स है जो नोट्स बनाते वक्त मैंने इंक्लूड कर दिए थे क्योंकि ये पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर एक कुशल मंगल कार्यक्रम है, 11 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुआ था। मातृ मृत्यु दर को, जो प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसको कम करने हेतु ये चला गया था कुशल मंगल कार्यक्रम। जीवन कौशल शिक्षा एक और कार्यक्रम में 2005-06 से स्टार्ट किया गया था। कक्षा 11 के बच्चों के लिए राजस्थान पहला राज्य था। राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जिसने स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद केवल दूसरा राज्य है जिसने स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित की है, तो ये याद रखना, पूछ लेंगे। फिर हम आगे देखें तो देश में सर्वाधिक आबादी वाले शहर हैं, वो है मुंबई और फिर दिल्ली। जिलों की बात करी तो मैंने आपको बताया था अभी, ठाणे महाराष्ट्र का, ठीक है। मिलियन प्लस आबादी, जयपुर में अगर हम बात करें तो मिलियन कितना होता है, 10 लाख, तो वो कहाँ पे है मिलियन प्लस आबादी, जयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में क्या है, आबादी 10 लाख से अधिक है। शिशु मृत्यु दर की हम बात करें तो राजस्थान में 38 है और भारत में देखेंगे तो 33 है वो, ठीक है, तो भारत से ज़्यादा है वो। जीवन प्रत्याशा की बात करें कि एक आदमी औसत कितने साल जीवित रहता है, तो अपने जो राजस्थान में वो तो है 68.3 साल, और इंडिया की बात करें तो वो है 68.7 साल। राजस्थान जनसंख्या है वो लगभग 6.85 करोड़ है, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक जो है वो है 78.18 लाख, ठीक है, जो कि 11.41% है टोटल जनसंख्या का। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है, तो वो है 11.41%। फिर एक छोड़ो इसको, ये आपके काम नहीं आएगा। हाँ, ये देख लो एक बार, SC/ST की जो जनसंख्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। वापस से SC अनुसूचित तो दोनों में ही लगेगा साथ में, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जनजाति और ये जाति। राजस्थान की जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो अनुसूचित जाति ज़्यादा है जो कि 17.83% है, और अनुसूचित जनजाति 13.48%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जयपुर और गंगानगर। गंगानगर जो है वो प्रतिशत में है, ठीक है। ऐसे ही जनजाति में उदयपुर है और फिर बांसवाड़ा भी प्रतिशत में सर्वाधिक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, अगर SC की न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वो डूंगरपुर, और अगर ST की न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वो बीकानेर, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला यहाँ पे गंगानगर और यहाँ पे बांसवाड़ा, मैंने बता दिया था अभी आपको। न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला SC जो सबसे कम है वो है डूंगरपुर में, ठीक है, और ST जो सबसे कम है वो है बीकानेर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलो बात कर लेते हैं कृषि की फटाफट। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी, दुग्ध उत्पाद या डेयरी विकास के बढ़ावा देने के लिए। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति थी वो थी श्वेत क्रांति। अगर बात करें जो इसका श्वेत क्रांति का जनक था तो वो था वर्गीज कुरियन, ठीक है। 1970 में जो आनंद डेयरी की स्टार्ट गुजरात में हुई थी वो किसने स्टार्ट की, वर्गीज कुरियन ने। राजस्थान में ये स्टार्टिंग हुआ 1971 से पद्मा डेयरी अजमेर से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड ये क्या था, सहकारिता आधारित कार्यक्रम, ठीक है। फिर हम देखें पीली क्रांति जो है तिलहन, जो तेल वाली फसलें होती है उनसे रिलेटेड है पीली क्रांति। फिर हम देखें बादामी, तो वो है मसालों से रिलेटेड। यहाँ पे हर एक लाइन में क्वेश्चन है, ये सब याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति है मछली, क्योंकि
ब्लू है पानी पानी, ठीक है, याद रखना। तो नीला होता है ना पानी, समुद्र के पानी का रंग आपको दिखता है तो मछली याद रह जाएगा। परामनी, भिंडी, गुलाबी, झींगा मछली, ठीक है, ये याद रखना, गुलाबी झींगा मछली। सैफरॉन केसर से रिलेटेड और रजत क्रांति अंडे से रिलेटेड। सुनहरा रेशा जूट, गोल्डन फाइबर, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है। ठीक है, सफेद रेशा कपास, रुई जो होती है वाइट होती है ना। फिर लाल, लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों से। काली क्रांति वो अफीम से रिलेटेड है। गोल क्रांति आलू से, ठीक है। और भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण। एक बार मैं इनको ले आता हूँ ऊपर ताकि आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में आराम से नोट डाउन कर सको खुद की नोटबुक में और आपको याद करने में आसानी रहेगी। अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ने से रिलेटेड है। और इंद्रधनुष है वो सारी जितनी भी क्रांतियां उन पे नियंत्रण के लिए। सुनहरी क्रांति, सुनहरी मतलब गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? फल और सब्जियों से, ठीक है। फिर कृषि से संबंधित विशेष पद्धतियाँ। अभी थोड़े वीडियो का जो एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो स्थानांतरित कृषि होती है राजस्थान में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा। तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं कुछ विशेष पद्धतियाँ। सेरीकल्चर किसको कहते हैं? सेरीकल्चर होता है रेशम का उत्पादन, फ्लोरीकल्चर होता है फूल का उत्पादन, हार्टिकल्चर होता है सब्जी उत्पादन, ठीक है। वर्मीकल्चर हो जाएगा केंचुओं का उत्पादन, विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर का उत्पादन, पीसी कल्चर हो जाएगा मछली का उत्पादन और एपीकल्चर मधुमक्खी का उत्पादन। नोट कर लो इनको, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम, फ्लोरी फूल, हार्टी सब्जी, वर्मी केंचुआ, वीटी अंगूर, पीसी मछली और एपी मधुमक्खी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं ओलिविकल्चर जो कि जैतून के उत्पादन से रिलेटेड है। राजस्थान में टसर कार्यक्रम की स्टार्टिंग कब करी गई थी? वो कृत्रिम रूप से रेशम के उत्पादन के लिए कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा से स्टार्ट करी गई थी। जो रेशम की कीड़े होती है उनके उत्पादन, उनको पालने हेतु अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा से इसकी स्टार्टिंग हुई थी टसर कार्यक्रम, ठीक है। राजस्थान में प्रमुख कृषि संबंधी संस्थाएं देख लेते हैं, उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। फिर उसके बाद हम देखिए केंद्रीय बीजीए, तबीजी अजमेर, ये याद रख लेना, तबीजी, बीजी से बीजीए। केंद्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है क्योंकि यहाँ पे सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। केंद्रीय खजूर की हम बात करें तो वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है, ठीक है। कहाँ पे है केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र? जोहड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र भी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। प्रथम राष्ट्रीय कृषि फोरम जो था वो सूरतगढ़ गंगानगर में देखने को मिलता है 1956 में रूस के सहयोग से। द्वितीय राष्ट्रीय कृषि फोरम था जेतसर गंगानगर में और वो 1978 में कनाडा के सहयोग से। तृतीय राष्ट्रीय कृषि फोरम जयपुर में, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं राजस्थान में फसलें। आपको पता है 3 प्रकार की फसलें होती हैं। पहली होती है रबी, खरीफ और जायद। खरीफ की जो फसलें होती है वो मुख्यतया बारिश के मौसम में बोई जाती है और रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है। इनके बीच में जो गैप होता है जायद की फसलें उनको कहते हैं, वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। दोनों वापस देख लेते हैं। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर, जैसे कि गेहूं, सरसों आदि, जो कटाई हो जाती है इनकी मार्च अप्रैल में। जायद की फसलों की बुआई होती है मार्च अप्रैल में और कटाई हो जाती है मई जून में। फिर खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई में बारिश के मौसम में और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई हो जाती है। मुख्य फसलें देख लेते हैं कि रबी की फसल कौन सी है, ठीक है। रबी की फसलों की हम बात करें तो गेहूं, जो दालों में चना, मसूर, मटर, तिलहन में सरसों, तारा मीरा और सूरजमुखी, मसालों में मेथी, धनिया, जीरा, व्यापारिक फसलें अफीम और इसबगोल रबी की फसलें हैं। जायद फसलें मुख्यतया खरबूजा, तरबूज और ककड़ी होती है। खरीफ फसलें अगर हम देखें तो बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, ज्वार, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, कपास, गन्ना और तंबाकू। ये जितनी भी फसलें होती हैं इनको पानी ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है खरीफ की फसलों को, इसीलिए ये गर्मियों में बोई जाती है। ये प्रमुख किस में देख लेते हैं?
पूछा गया एग्जाम में। मक्का की कुछ प्रमुख किस्में हैं, माही कंचन, माही धवल, सविता, मोती और नवजोत। किसकी किस्में हैं ये? मक्का की किस्में हैं। गेहूं की किस्मों की अगर हम बात करें तो सोना कल्याण, सुजाता, सोनालिका, गंगला हरी और लाल बहादुर। लाल बहादुर ये किसकी है? गेहूं की है किस्में। चावल की हम बात करें तो गोल्डन राइस, माही सुगंधा, चंबल, कावेरी, परमल और परमल बासमती जो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा था, माही सुगंधा और चंबल किसकी किस्में है? चावल की। ध्यान रखना, माही सुगंधा तो चावल है और माही कंचन मक्का है कि भाई कंचन तो मक्का खाएगी। जवार की जो है वो चरी। सरसों की किस्में देखें तो हम दुर्गा, कल्याणी और वरुणा, याद कर लेना। ठीक है, दुर्गा, कल्याणी और वरुणा। ठीक है, किसकी किस्में है? सरसों की। ऐसे याद कर लेना कि कोई 3 लड़कियां हैं, वो खेत से सरसों लाई। कौन कौन? दुर्गा, कल्याणी और वरुणा। ठीक है, आगे बढ़े। मूंगफली की है एक चंद्रा, मोठ की है ज्वाला, मूंग की है जड़िया और कपास की है अमेरिकन कपास, तरमा, अगेती और बीकानेरी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि को कहाँ कहाँ किन किन नामों से जाना जाता है? तो दजिया, भील जनजाति द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि, स्लेश एंड बर्न बोलते हैं इसको। ये क्या करते हैं? इसमें जंगल को साफ किया जाता है, कृषि के योग्य भूमि बनाई जाती है। जब कृषि कार्य पूरा हो जाता है तो उसको, मतलब उससे पहले जो बचा कुचा जो भी होता है उसको बर्न कर दिया जाता है वनों को। ठीक है, काट कर करते हैं तो उसको स्लैश कहते हैं, जला के करते हैं तो उसको बर्न कहते हैं। आपको पता है ये बात। ठीक है, हाँ, तो दजिया तो होगी भील जनजाति द्वारा वनों को काट कर की जाने वाली खेती। चिमाता जो है वो भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर। देखो ये मेजर डिफरेंस देख लेना यहाँ पे। ठीक है, अगर काट कर खेती की जा रही है भील जनजाति द्वारा तो उसको दजिया कहते हैं, अगर जलाकर उसकी खेती की जा रही है तो उसको चिमाता कहते हैं। वालरा जो है गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है जो कि सिरोही में पाई जाती है। और वात्रा, वालरा तो गरासिया, वात्रा सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि 12 में। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर लिख लो फटाफट पॉज करके। भारत में अगर हम स्थानांतरित कृषि की बात करें, ठीक है, तो खिल हिमाचल, झूम उत्तर पूर्वी राज्य, पामलू मणिपुर, कुरुवा झारखंड, ये अलग अलग नाम है जिसके नाम से भारत में स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो हम ये सारा नाम देख लेते हैं ताकि आप याद रखना, और भी एग्जामों में ये आपके काम आएगा। ठीक है, कुमारी पश्चिमी घाट में, बोगमा मेघालय, देप्पा मध्य प्रदेश, बेवर छत्तीसगढ़, पोंडू उड़ीसा आंध्र प्रदेश और पोन्नम केरल। ठीक है, अब ये क्या होता है कि देखो ये जो खिल है हिमाचल में, ये पट्टीदार सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और पहाड़ी ढालों की विपरीत की जाने वाली कृषि है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपके काम का इतना नहीं है। ये आ गए आपके खनिज। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं एक बार। लौह अयस्क कहाँ कहाँ उत्पादन होता है राजस्थान में? मोरीजा बांडला जयपुर सर्वाधिक उत्पादन लौह अयस्क का, नीमला रायसेला दौसा, डाबला सिंगाना झुंझुनू, नाथरा की पाल उदयपुर सर्वाधिक भंडारण लौह अयस्क का। ध्यान रखना किसका? लौह अयस्क का। नाथरा की पाल उदयपुर, थूर हुंडेर उदयपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। राजस्थान में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना भीलवाड़ा में की गई थी। ठीक है, जिंदल कंपनी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज की बात करें। ठीक है, तो राजस्थान में भंडार जो है धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों में मैग्नीज का जो है भंडारण पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में मैग्नीज का एस जो होता है वो होता है पायरोलुसाइट, और मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है। कहने का मतलब है सारे व्यापारों का जैक। किसको कहा जाता है? मैग्नीज को, क्योंकि ये आधारशिला होता है औद्योगिक इकाइयों का। तो ये आप याद रखना। ठीक है, राजस्थान में मैग्नीज के उत्पादक जो क्षेत्र है वो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बांसवाड़ा में लीलवाड़ा, तलवाड़ा और तिमोरिया, काला खूटा, कांसला और घाटिया। कहाँ पे है ये? बांसवाड़ा में मैग्नीज उत्पादक
क्षेत्र। उदयपुर में देखें तो हम छोटी सार और बड़ी सार मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं हम। जो अलोह धात्विक खनिज होते हैं जैसे कि तांबा, राजस्थान में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों में इनका भंडार होता है और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। किसमें? तांबे में। भारत में सबसे बड़ी तांबे की जो खान है वो खेतड़ी झुंझुनू में है। कहाँ पे है? खेतड़ी झुंझुनू में। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 1967 में खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तांबा उत्पादक अगर क्षेत्रों की हम बात करें तो आगे बढ़ के देख लेते हैं। झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना, मदम कुदान वर्तमान में सर्वाधिक भंडारण जहाँ पे है, कोलन और सरहरी। चूरू में दीदासर तांबे के लिए, सीकर में मीरा का नांगल, नाथा का नांगल और बनने वालों की ढाणी। ये बनने वालों की ढाणी ध्यान रखना तांबे के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना। उदयपुर में अंजनी और सलम्बुर, डूंगरपुर में चादर की पाल और भीलवाड़ा में पुरबनेडी। याद रहेगा। ठीक है। तांबे के अयस्कों की अगर हम बात करें तो सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट और पायराइस। सीसा जस्ता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राजस्थान में भंडार धारवाड़ क्रम की वही ग्रेनाइट चट्टानों में पाया जाता है। एकाधिकार है क्योंकि सीसा जस्ता पूरे एक ही राज्य में उत्पादन इसका होता है। फिर अयस्क क्या है इसके? गैलेना पायराइट। ठीक है, गैलेना और पायराइट। ठीक है। और जस्ता के जो अयस्क है वो कौन से है? जिंकाइट और कैलोमीन। जस्ते का जो प्रयोग होता है वो प्रकाश विद्युत सेल, फोटोवोल्टिक सेल बनाने में किया जाता है। और प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल का काम क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। सीसा जस्ता की जो एशिया की सबसे बड़ी खान है वो देबारी उदयपुर में है। किसकी है? सीसा जस्ता की। सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है और जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। राजस्थान में जस्ता गलाने का संयंत्र जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का उपक्रम है। देबारी उदयपुर में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है और राजपुर दरीबा राजसमंद में है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये जो सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान में वो देख लेते हैं। जावरमाला उदयपुर, मोचिया मगरा जिसको कहते हैं, राजसमंद में राजपुर दरीबा, रेल मगरा। ठीक है। भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा काफ़ी फेमस है। ठीक है। सवाई माधोपुर में चौथ बरवाड़ा सीसा जस्ता के लिए। अलवर में है गुड़ा किशोरीदास क्षेत्र। किस में है ये? अलवर में, पूछ लेगा। अजमेर में है सावर कायड खान। ठीक है। चांदी जो है वो मिश्रित रूप में निकलती है, विद्युत का सुचालक होती है, प्रतिरोध कम होने के कारण ये इसका अच्छा यूज होता है। सीसा जस्ता के साथ चांदी का उत्पादन होता है और कैडमियम निकलता है। फिर ठीक है, राजस्थान में जो चांदी उत्पादक क्षेत्र है वो जावरमाला उदयपुर और राजपुर दरीपा राजसमंद। सोने के भंडारों की अगर हम बात करें तो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाली ये एकमात्र धातु है। सोने को कठोर बनाने हेतु तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। राजस्थान में जो खोज है वो इंडो गोल्ड कंपनी द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी उसने किया था। उत्पादन कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर रही है। भंडार कहाँ पे है राजस्थान में सोने के, तो वो मैं बता देता हूँ। बांसवाड़ा में आनंदपुर भूकिया, जगपुर भूकिया और तिमारण माता, और उदयपुर में है राजपुर खेड़ा। यही मुख्य स्थान है जहाँ पे राजस्थान में सोने के भंडारण मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं टंगस्टन, जो कि बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है। उच्च गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, इसीलिए ये यूज होता है। इसका एक अयस्क होता है, उसको वुल्फ्रेनपाइट कहते हैं। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना 1983 में हुई थी। उत्पादन की दृष्टि से अगर इसका स्थान देखें राजस्थान का तो वो प्रथम है। उत्पादक क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं टंगस्टन में। डेगाना भाकरी नागौर और रेवत की पहाड़ी नागौर। वालदा है, बड़ोदरा है, सिरोही है, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। आबू में है खेदर, ठीक है, और नाना कराल पाली में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधात्विक खनिजों की अगर हम बात करें तो जैसे बहुमूल्य पत्थर होता है तांबड़ा, पन्ना, हीरा और अकीक। फिर रासायनिक हो गए, उर्वरक हो गए, खनिज हो गए, जिप्सम पोटास हो गया। ठीक है। फिर रॉक फास्फेट और पाइराइट हो गया। ईंधन खनिज जो ऊर्जा बनाने में काम आते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हो गया। ठीक है। तांबड़ा की बात करते हैं अपन। ठीक है।
तांबड़ा को गार्नेट, फिरोजा और रक्तमणि भी कहा जाता है। राजस्थान का एकाधिकार है और दो प्रकार का तांबड़ा यहाँ पे पाया जाता है, एक जेम तांबड़ा और एक एब्रेसिव तांबड़ा। एब्रेसिव तांबड़ा भीलवाड़ा में और जेम तांबड़ा टोंक में, ठीक है। फिर उसके बाद तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। टोंक राजमहल की जो पहाड़ियाँ वो जनकपुरा और खुशालपुरा। अजमेर में है खरखारी, सरवाड़ और चौरिशी आवास, ठीक है। फिर भीलवाड़ा में बात करें तो कड़नपुर और देवरी, ठीक है। ये टोंक वाला देख लेना है, पूछ लेते हैं, ठीक है। तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र। पन्ना की हम बात करें, वीडियो में भी क्वेश्चन था, याद कर लेना। पन्ना, इसको हरी अग्नि या ग्रीन फायर कहते हैं। लोह सल्फाइड के कारण पन्ने का रंग हरा होता है। किसके कारण होता है पन्ने का रंग हरा? लोह अयस्क के कारण, ठीक है, लोह सल्फाइड, सॉरी। ग्रीन फायर बेल्ट जो है काला गुमान, राजसमंद, ये पन्ना उत्पादक क्षेत्र है और वहां से लेकर राजगढ़ अजमेर तक, ठीक है, इसको एक ग्रीन फायर बेल्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पन्ने की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे पन्ना जमाव क्षेत्र है जिस कारण इसको हरी अग्निपेटी कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक? ये काला गुमान राजसमंद से राजगढ़ अजमेर तक। फिर अगर आप देखोगे कुबड़ पट्टी का नाम सुना होगा आपने, या बांका पट्टी या होच बेल्ट, ये है नागौर से अजमेर के बीच में। क्यों है ये, क्यों कहते हैं इसको ऐसा कुबड़ पट्टी? क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है जिसके कारण यहाँ पे ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। लाठी सीरीज की हम बात करें तो लाठी सीरीज जो है जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य भूगर्भीय जल पट्टी, जहाँ सेवन घास का मैदान है। सेवन घास का मैदान जो जैसलमेर में, उसको किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज से, क्योंकि यहाँ पे भूगर्भीय जल पट्टी है। कुबड़ पट्टी आपको बता दिया मैंने, नागौर से अजमेर, और ग्रीन फायर बेल्ट काला गुमान राजसमंद से राजगढ़ अजमेर तक, ठीक है। ये कुछ पट्टियां हैं। फिर इसी प्रकार हार्डपन पट्टी है, नागौर से बीकानेर के मध्य जिप्सम का जो जमाव क्षेत्र है उसको हार्डपन कहते हैं। फिर पन्ना उत्खनन क्षेत्र देख लेते हैं। राजसमंद में काला गुमान, उदयपुर में टिक्की, अजमेर में राजगढ़, कुबानी और मुहामी। हीरे की हम बात करें तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में केसरपुरा हीरे के उत्खनन के लिए फेमस है। हाल ही में राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर और रायलो समूह की चट्टानों, उनमें हीरे की विशाल भंडारों की खोज की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकीक, जिसे सुलेमानी पत्थर भी कहा जाता है, ये आपको हाड़ौती वाले भाग में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जैसे कोटा, बूंदी, भारा और झालावाड़। फिर पोटाश पे आ जाओ, ठीक है। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है ना, उसमें ये पाया जाता है ज़्यादातर पोटाश, ठीक है। और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहाँ पोटाश के भंडार मिले हैं। राजस्थान में पोटेशियम के भंडार परमियन काल की चट्टानों में मिला है, ठीक है। पाइराइट एकमात्र जगह जहाँ पाया जाता है सलादीपुर सीकर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता है ये। तो ये अगर पाइराइट आपको कहीं और किसी जगह से मैच करा के दे दे, मान लो मैच द फॉलोइंग में, तो आप ध्यान रखना कि पाइराइट जो है सलादीपुर सीकर में पाया जाता है, केवल राजस्थान में, ठीक है। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। सेलेनाइट हो गया, ठीक है। फिर रॉक फॉस्फेट हो गया, ये आपके इतना वो नहीं है। ईंधन खनिज की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी कोयले का संकट भी आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पाइराइट। एंथ्रेसाइट जो होता है उसमें रूपांतरित चट्टानों में मिलता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। फिर बिटुमिनस जो होता है वो गोंडवाना क्रम का कोयला है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन छोटा नागपुर के पठार में बिटुमिनस कोयले का होता है। लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो ये फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है, इसकी ऊर्जा जो कैपेसिटी है इसमें। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार जो है लिग्नाइट का ही मिलता है और वो कहाँ मिलता है? थार के मरुस्थल में। लिग्नाइट उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। बीकानेर में है पलाना, बरसिंगसर, हाड़ला, गुडा, केसरदेसर और बीटनोक। बाड़मेर में है कपूरड़ी जालिपा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। गिरल, वीडियो में ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। वहाँ पे क्या किया था इन्होंने? तापीय ऊर्जा संयंत्र को भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ से आएंगे सोचो, तो ये तापीय ऊर्जा संयंत्र है। जोगेश्वर तला और भादका। नागौर में है मेड़ता, मातासुख, मोकाला और कासनाट। एशिया की सबसे बड़ी जो लिग्नाइट कोयले की खान है वो कौन सी है? पलाना, बीकानेर, जहाँ पर सर्वाधिक भंडार है।
राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कपूरडी जालीपा बाड़मेर जो खान है वहां पे होता है। ठीक है, पेट्रोलियम पे आ जाओ। राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज 1954-55 में की गई। ठीक है, 1999 में गुड्डामलानी क्षेत्र में केयन एनर्जी द्वारा, ओएनजीसी का था केयन एनर्जी, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तेल के भंडार की खोज की गई। और 2009 में पहली बार प्रथम तेल का कुआं था मंगला, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 2009 में केएन एनर्जी द्वारा मंगला 2009 में। फिर 2011 में सरस्वती, 2012 में भाग्यम और कामेश्वरी, 2013 में ऐश्वर्या और शक्ति। बहुत सारे एग्जाम में क्या करते हैं, जैसे आप ये नाम देख रहे हो मंगला, सरस्वती, भाग्यम, कामेश्वरी, ऐश्वर्या और शक्ति, तो वो ऑप्शन में लक्ष्मी भी दे देता है। ठीक है, तो इसमें लक्ष्मी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, केएन एनर्जी जो है वो स्कॉटलैंड की कंपनी है। ठीक है, और मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या याद कर लेना। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करें तो 3 बेसिन इसमें प्रमुख हैं। पहला है बाड़मेर और सांचौर का बेसिन, ठीक है, जो बाड़मेर और जालोर तक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राजस्थान जो जैसलमेर वाला बेसिन है, जैसलमेर बेसिन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगर अपन जो पेट्रोलियम बेसिन है तो उसमें आ जाता है बीकानेर नागौर बेसिन। ठीक है, पूनम क्षेत्र जिसको बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको? पूनम, बीकानेर नागौर वाला। नवीनतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, एसआर ऑयल एंड एनर्जी द्वारा मुंबई की है। फिर विंध्य कगार क्षेत्र अगर आप देखोगे जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है उसमें खोज हो रही है अभी। ठीक है, रिफाइनरीज की बात करें तो पंचपदरा बाड़मेर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। जो इसका जो ये समझौता है, ठीक है, एचपीसीएल और राज्य सरकार के मध्य 74% और 26% का है। काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, आपको भी पूछा जा सकता है। पंचपदरा रिफाइनरी जो है भारत की 26वीं रिफाइनरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये एक और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा की जो ऊर्जा का आपका टॉपिक है उसमें प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा इसका बेसिन है प्राकृतिक गैस का। ठीक है, फिर घोटारू, मनहर, टिब्बा, तनोट, रामगढ़ और हाड़ेवाला। राजस्थान की पहली जो प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना थी वो कौन सी थी? रामगढ़। और अभी कुछ जो उसमें पवन ऊर्जा का संयंत्र जो उसमें पूछा था वीडियो में, सबसे पहला वो था अमर सागर। ठीक है, अगर आपको पूछ ले पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा था सबसे पहला, तो अमर सागर था। और अगर प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्र की बात कर ले तो वो था रामगढ़। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार क्योंकि ये फैक्ट ही है, आप याद कर सकते हो उसको। फिर संगमरमर जहां जहां पे जिस जिस रंग का पाया जाता है वो देख लेते हैं क्योंकि पूछ लेते हैं। सफेद संगमरमर मकराना नागौर का फेमस है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर, याद कर लेना, काली भैंस होती है इसलिए काला संगमरमर भैंसलाना, भैंस से। ठीक है, हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर, पीला जैसलमेर। ठीक है, रेत के दोहरे पाए जाते हैं ना, स्वर्ण जैसे, सोने जैसे, तो याद रह जाएगा। लाल है धौलपुर। गुलाबी जो संगमरमर का पत्थर है वो बाबरमल उदयपुर और बादामी जोधपुर, क्योंकि आपने देखा होगा जोधपुर में तो काफ़ी, आप अगर घर भी देखोगे तो बादामी कलर के पत्थरों से बने हुए हैं। सतरंगी जो संगमरमर है वो है खादरा पाली और हरा काला संगमरमर डूंगरपुर। ठीक है, ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो जालोर, लाल ग्रेनाइट सिवाना बाड़मेर। ठीक है, पीला ग्रेनाइट पीथला जैसलमेर, काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर। ठीक है, जैसे उसमें काला संगमरमर भैंस था, इसमें काला ग्रेनाइट काला डेरा। ठीक है, ये जयपुर में एक जगह का नाम है। फेल्सपार की हम बात करें तो अजमेर भीलवाड़ा टोंक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर फ्लोर स्पार, ध्यान रखना ये नाम में कन्फ्यूज मत होना, फेल्सपार और फ्लोर स्पार अलग अलग है। फ्लोर स्पार एक जगह पाया जाता है केवल मांडो की पाल डूंगरपुर। ठीक है, वोलेस्टरनाइट का अगर हम देखेंगे तो सिरोही उदयपुर अजमेर और डूंगरपुर में पाया जाता है। जासपर केवल जोधपुर में पाया जाता है और कैल्साइट सीकर में। ठीक है, तो ये आपकी मैराथन रीड की क्लास कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ इसमें से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, तो गुड लक विद दैट।
और आगे आपकी और भी कोई एग्ज़ाम आएगी तो उसके लिए पहल एकेडमी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। पात्रता परीक्षा है, आपको बस अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो जो अगला एग्ज़ाम होगा जनवरी फरवरी में, उसके आधार पर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।